वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें मैंने आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उसमें आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इन्हें जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो ए ऑप्शन है इसका मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है इसका उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है इसका लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हाथों से उपराष्ट्रपति को संबोधित पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। यानी कि जो आपका आर्टिकल 56 है उसके अनुसार यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने हाथों से जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके पत्र लिख करके अपना जो त्याग पत्र सौंप सकता है उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। अगर आपको राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें जो है आपको आर्टिकल 61 में जो है यह प्रक्रिया दी गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन है इसका कुरोशिया धारा, सी ऑप्शन है इसका कैलिफोर्निया धारा, डी ऑप्शन है इसका अंटार्कटिका धारा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुरोशिया धारा जो है आपकी वह काली धारा के नाम से भी जानी जाती है। यह जो है इसका जो पानी है वो काला होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। जापानी भाषा में कुरोशिया का अभिप्राय काली धारा से है। इसे जापानी धारा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी काली धारा है इसे जापानी धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्म समुद्री धारा है। ये जो आपकी धारा है वो गर्म समुद्री धारा है आपकी कुरोशिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ए ऑप्शन है इसका कौशल, बी ऑप्शन है इसका मगध, सी ऑप्शन है इसका चंपा, डी ऑप्शन है इसका अवंती। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध जो है आपका वह राइट आंसर है। मगध राज्य ने पहली बार जो है हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। प्राचीन मगध साम्राज्य ने पहली बार युद्ध में बड़े पैमाने पर जो है हाथियों का प्रयोग करना शुरू किया था। देश के पूर्वी क्षेत्र से मगध की सेना, जो देश का आपका पूर्वी क्षेत्र था वहां से जो है मगध की सेना को हाथियों की जो है आपूर्ति होती थी, यानी कि हाथियों की कमी होती थी। अनुमान के मुताबिक नंद शासकों के शासनकाल के दौरान सेना में 6000 हाथी थे। जब आपका नंद का शासनकाल था तो उसके दौरान जो है आपके उसकी सेना में जो है 6000 हाथी थे। यह बातें इतिहासकारों ने विश्वास से कही हैं। जो आपके इतिहासकार थे उन्होंने यह बात विश्वास से कही है कि आपके जो नंद वंश का शासक था, तो यानी कि जो शासनकाल था उसमें जो है आपके 6000 हाथी थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, उभयचर शब्द का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है इसका 3 जीव, बी ऑप्शन है इसका 4 जीव, सी ऑप्शन है इसका 2 जीव, डी ऑप्शन है इसका 1 जीव। तो राइट आंसर क्या है? 2 जीव है इसका राइट आंसर। उभयचर शब्द का अर्थ है 2 जीव। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। उभयचर शब्द का अर्थ ऐसे प्राणियों से है जो जल तथा स्थल पर जीवित रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक और केचुआ। आपका मेंढक और केचुआ जो है वो जमीन के नीचे भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है। मेंढक जो है आपका पानी में रह सकता है और बाहर भी रह सकता है जमीन पर, और जो आपका केचुआ है वो जमीन के नीचे भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ए ऑप्शन है इसका बाबर, बी ऑप्शन है इसका हुमायूं, सी ऑप्शन है इसका औरंगजेब, डी ऑप्शन है इसका जहांगीर। तो राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब जो है आपका, इस शासक ने जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। यह मुगल वंश का शासक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और। औरंगजेब की संगीत में रुचि थी और उसने 1668 में अपने राज्य में किसी भी प्रकार के संगीत या नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब जो है उसका जो है संगीत में रुचि थी, यानी कि उसका जो है संगीत में मन लगता था, और उसने जो है 1668 में 1668 में जो है अपने राज्य में किसी भी प्रकार का, यानी कि किसी भी एनी टाइप्स का जितना भी आपके म्यूजियम होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो आपके संगीत या फिर नृत्य के जो थे, जो डांस करने वाले थे, उन पर भी जो है प्रतिबंध लगा देता। वह एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब जो है वह एक कट्टर मुसलमान था जिसने सादा जीवन व्यतीत किया। उसके राज्य में कहीं पर भी संगीत की आवाज़ सुनाई देने पर जो है अधिकारियों को संगीत वाद्य यंत्र तोड़ देने की जो है अनुमति दी गई थी। अगर उसके राज्य में अगर कहीं पर भी संगीत बज रहा है तो उसको जो है उसके जो अधिकारी थे उनको जो है यह अनुमति दे दी गई थी कि अगर कहीं पर भी आपको संगीत बजता हुआ सुनाई दे तो उसको जो वाद्य यंत्र है, यानी कि जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको तोड़ दिया जाए। संगीतकारों को और नृत्यक को जिन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था, जो आपके संगीतकार थे और जो आपके डांस करने वाले थे, नृत्यक जो थे, उन्होंने जो है अपना व्यवसाय छोड़ दिया था, उनको जो है सम्राट द्वारा जो है भत्ता दिया जाता था, यानी कि जो आपके औरंगजेब थे उनके द्वारा जो है आपको पैसे दिए जाते थे, इसको संगीतकारों को और नृत्यक को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका एल्युमिनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है इसका एल्युमिनियम सल्फेट, सी ऑप्शन है इसका एल्युमिनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इसका पोटाश एलम। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है अगर आपका रक्त स्राव, यानी कि अगर आपका जो ब्लड है वो बह रहा है, यानी कि आपके हाथ कहीं इसके आपकी बॉडी से जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? एल्युमिनियम लवण के किसका प्रयोग किया जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए जो है एलम, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? ए ऑप्शन है इसका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, बी ऑप्शन है इसका साइबेरिया का टैगा वन, सी ऑप्शन है इसका मानसून वन, डी ऑप्शन है इसका यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइबेरिया का टैगा वन जो है वह विश्व की 25% भूमि को जो है उसने घेरा हुआ है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। टैगा विश्व का सबसे बड़ा भूजैव मंडल है। यह है विश्व का 29% जो है वन क्षेत्र का निर्माण करता है। जो आपका विश्व का जो 29% जो आपका वन क्षेत्र है वह इसी में है, टैगा विश्व में। इसे बॉरियल वन या फिर बर्फीले वन के नाम से भी जाना जाता है। टैगा प्रकार के वन का जो विशाल क्षेत्र है वह रूस में और कनाडा में जो है पाया जाता है। जो आपका टैगा प्रकार के जो वन है, विशाल बड़े वन हैं, ये आपके कहाँ मिलते हैं? रूस और कनाडा में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है इसका यह परिवर्तनशील होता है, बी ऑप्शन है इसका यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, सी ऑप्शन है इसका इसमें कम क्षमता होती है, डी ऑप्शन है इसका यह बहुत महंगा होता है। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह परिवर्तनशील होता है। जो आपका रैम है, रैम का जो प्रयोग क्यों किया जाता है कंप्यूटर में? क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। रैम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम्स में ये पूछी गई है, तो आप इसे साइड में नोट कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन है इसका 1969, बी ऑप्शन है इसका 1753, सी ऑप्शन है इसका 1853, डी ऑप्शन है इसका 1953। तो राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1853 में जो है भारत में रेलवे तंत्र का जो है स्थापना की गई थी। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1854 में चली। जो आपकी भारत में पहली ट्रेन चली थी वो आपकी 16 अप्रैल 1854 में चली थी, जिस दिन थाने से बोरीबंदर, यानी कि आपके थाने से जब आपकी पहली ट्रेन चली थी, जब आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, थाने से बोरीबंदर, यानी कि थाने से मुंबई तक चली थी। बाद में जो है बोरीबंदर स्टेशन को जो है विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जो है जाना जाता है। जब आपकी ट्रेन चली गई थी फिर उसके बाद जो है बोरीबंदर स्टेशन को जो है विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम पे जो है जाना गया, और वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जो है जाना जाता है। जब आपकी ट्रेन चली थी तब इसे बोरीबंदर कहा जाता था, फिर उसके बाद इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, विक्टोरिया टर्मिनस के नाम की जाना गया। फिर उसके बाद जो है आपका वर्तमान में जो एट प्रेजेंट है, इसको जो किस नाम से जाना जाता है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम के जो है जाना जाता है। भारत में रेलवे तंत्र जो है 1853 में स्थापित किया गया था। भारत में जो रेलवे तंत्र है वो आपका 1853 में स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था। और जो आपकी पहली ट्रेन चली थी वो आपकी चली थी 16 अप्रैल 1854 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो ए ऑप्शन है इसका कृष्णदेव राय, बी ऑप्शन है इसका अकबर, सी ऑप्शन है इसका रामा राय, डी ऑप्शन है इसका जहांगीर। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में लिखी थी तुलसीदास ने रामचरितमानस। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। वर्ष 1574 में, वर्ष 1574 में जो है तुलसीदास ने महान हिंद ग्रंथ लिखना शुरू किया था। जो आपका लिखना कब स्टार्ट किया था? आपका 1574 में लिखना जो है स्टार्ट कर दिया था श्री रामचरितमानस को। अकबर का जीवन जो है, जीवन काल जो है आपका 1556 से लेकर के 1605 तक जो है माना जाता है। 1556 से लेकर के 1605 तक जो है माना जाता है अकबर का जीवन काल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।